आज हम उस ऐतिहासिक खबर पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने देश के करोड़ों ईपीएस पेंशन धारकों की उम्मीदों को एक नई उड़ान दी है। यह वह खबर है जिसका इंतजार पिछले कई दशकों से, कई सालों से हर उस व्यक्ति को था जिसने अपनी जिंदगी के सुनहरे साल देश की सेवा में समर्पित कर दिए और बदले में एक सम्मानजनक वृद्धावस्था की कामना की। आखिरकार वह निर्णायक घड़ी आ ही गई है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी की जो मांगे सड़कों से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गूंज रही थी, उन मांगों पर अंतिम मुहर लग गई है। जी हां, आपने सही सुना, पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन यह बढ़ोतरी एक समान नहीं है, यह हर किसी के लिए अलग अलग होगी और इसे समझना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। सरकार और ईपीएफओ ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है जिसमें पेंशन भोगियों को उनके योगदान और उनकी सेवा अवधि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी यह इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो युगांतकारी फैसला जिसकी नींव जस्टिस यूएयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की 3 सदस्यीय पीठ ने रखी थी। इस पीठ ने न सिर्फ पेंशन भोगियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा भी तय कर दी है। तो आखिर क्या है वह फैसला? क्या आपकी पेंशन वाकई 7,500 हो गई है और वह कौन सी श्रेणियां हैं जिनके आधार पर आपकी नई पेंशन की गणना की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी विश्लेषण में मिलेंगे। इसीलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि यह आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे आगे पीछे करके देखने की गलती ना करें, क्योंकि एक भी जानकारी छूटने का मतलब हो सकता है कि आप अपने हक की सही गणना करने से वंचित रह जाएं। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक हस्तक्षेप, न्याय की जीत। आइए सबसे पहले उस कानूनी लड़ाई की गहराइयों को समझते हैं जिसने इस बड़े बदलाव की नींव रखी। यह कोई एक दिन की कहानी नहीं है बल्कि सालों के संघर्ष, याचिकाओं और अदालती बहसों का नतीजा है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। उस फैसले ने 1500 की वेतन सीमा जो आपकी पेंशन गणना को सीमित करती थी, एक तरफ सबको असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। यह 60 से अधिक अलग अलग याचिकाओं का परिणाम था जिन्होंने मिलकर ईपीएफओ की नीतियों को चुनौती दी थी। लेकिन उस फैसले के बाद भी भ्रम की स्थिति बनी रही। ईपीएफओ ने कई सर्कुलर जारी किए जिससे पेंशन भोगियों के बीच यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ कैसे और कब मिलेगा। इसी भ्रम और देरी के चलते सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर से याचिकाओं का अंबार लग गया। धीरे धीरे करते हुए लगभग 40 नई याचिकाएं सर्वोच्च अदालत के समक्ष दायर की गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री डीवाई चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछला फैसला भी 3 जजों की एक पीठ ने सुनाया था, इसीलिए इन नई 40 याचिकाओं की सुनवाई के लिए भी 3 न्यायाधीशों की एक नई पीठ का गठन करना अनिवार्य है। इसी आदेश के तहत जस्टिस यूएयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की एक शक्तिशाली पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने मामले को अभूतपूर्व गंभीरता से लिया। लगातार 7 दिनों तक मैराथन सुनवाई चली जिसमें पेंशन भोगियों, सरकार और ईपीएफओ तीनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। 7 दिनों की गहन सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे अब सामने लाया गया है। इस नए फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भेदभाव की नीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन भोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। कोई कर्मचारी 2004 से पहले रिटायर हुआ हो या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन लाभों में भेदभाव करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस भेदभावपूर्ण नीति को सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से नकार दिया। सर्वोच्च अदालत ने सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को एक कड़ी हिदायत दी है और एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द एक समान और सम्मानजनक पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। हालांकि सरकार इस नोटिस पर कब तक कार्यवाही करेगी और नई व्यवस्था कब से पूरी तरह लागू होगी, इसकी कोई निश्चित समय सीमा अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने करोड़ों पेंशन भोगियों के पक्ष में एक मजबूत और स्पष्ट जनादेश दे दिया है। आपकी नई पेंशन का खाका, किसे कितनी पेंशन मिलेगी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर पेंशन भोगी जानना चाहता है। आखिर मेरी जेब में, मेरे बैंक खाते में कितनी पेंशन आएगी? जैसा कि हमने बताया, आपकी पेंशन को आपकी योगदान के वर्षों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक एक करके इन श्रेणियों को समझते हैं। पहली श्रेणी 10 वर्ष या उससे कम की सेवा। सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशन भोगियों की जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत 10 साल या उससे कुछ कम अवधि के लिए अपना योगदान दिया है। यह वो श्रेणी है जिसमें पेंशन भोगियों की संख्या काफी बड़ी है। मौजूदा व्यवस्था के आधार पर की गई गणना के अनुसार अगर आपने 10 साल तक का योगदान दिया है तो आपको औसत रूप से 1004 और कुछ की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यह न्यूनतम पेंशन स्लैब है जो उन लोगों के लिए है जिनकी सेवा अवधि सबसे कम रही है। यह मौजूदा व्यवस्था में एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण सुधार है। दूसरी श्रेणी 15 से 25 वर्ष की सेवा। अब हम उस वर्ग की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यानी 15 से 25 साल के बीच नौकरी में बिताया है और लगातार ईपीएस में योगदान दिया है। इस श्रेणी के लिए पेंशन की गणना एक स्पेक्ट्रम में की गई है। यदि आपकी पेंशन योग्य सेवा ठीक 15 वर्ष है तो आपको 2015 की मासिक पेंशन मिलेगी। यदि आपने 20 वर्षों तक योगदान दिया है तो आपकी पेंशन बढ़कर 7,114 हो जाएगी। और अगर आपने 25 वर्षों की लंबी सेवा पूरी की है तो आपकी मासिक पेंशन 7,886 होगी। इसे और सरल भाषा में समझिए तो इस श्रेणी के लिए एक औसत पेंशन लगभग 4,500 के आसपास बनती है, बशर्ते आपने 20 साल की सेवा पूरी की हो और आपका योगदान 1500 की वेतन सीमा के आधार पर काटा गया हो। यह उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अभी बहुत कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। तीसरी श्रेणी 30 से 35 वर्ष की लंबी सेवा और 7,500
7,500 का सपना। अब बात करते हैं उस मांग की जो ईपीएस पेंशन आंदोलन का मुख्य नारा रही है, 7,500 प्लस महंगाई भत्ता। क्या यह मांग पूरी हुई है? इसका जवाब है हाँ, यह मांग पूरी हुई है, लेकिन यह लाभ सार्वभौमिक नहीं है। यह लाभ उन समर्पित कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है जिन्होंने अपने जीवन के 3 दशक से भी अधिक समय तक सेवा की है। जिन पेंशन भोगियों ने 30 वर्षों तक लगातार योगदान दिया है, उनकी पेंशन को बढ़ाकर लगभग 6,240 के करीब कर दिया गया है। और वह पेंशन भोगी जिन्होंने 35 साल या उससे अधिक की मैराथन सेवा पूरी की है, वे ही उस प्रतिष्ठित आंकड़े को छू पाएंगे। जी हां, 35 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशन भोगियों को 7,500 की मूल पेंशन के साथ उस पर लागू महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। तो यह स्पष्ट है कि 7,500 प्लस डीए का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। यह एक पुरस्कार है, एक सम्मान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी एक ही व्यवस्था के तहत योगदान करते हुए बिताई है। सरकार और ईपीएफओ के सर्कुलर में इस बात को साफ तौर पर रेखांकित किया गया है। चौथी और अंतिम श्रेणी हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए बोनस। और अंत में हम उस श्रेणी की बात करते हैं जो पेंशन प्रणाली में एक वास्तविक क्रांति लाने वाली है। यह उन दूरदर्शी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने समय रहते हायर पेंशन यानी अपनी वास्तविक पूरी तनख्वाह पर पेंशन योगदान देने के विकल्प को चुना था। यदि आपने यह विकल्प चुना था तो आपके लिए पेंशन की गणना का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और यह आपको पुरानी पेंशन योजना के करीब ले आएगा। इस श्रेणी में आपकी पेंशन 1500 की किसी सीमा से बंधी नहीं होगी, बल्कि इसकी गणना आपकी अंतिम वेतन मूल्य लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर की जाएगी। सीधा सा फार्मूला है, आपकी अंतिम सैलरी का लगभग आधा हिस्सा आपकी पेंशन होगी। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए सेवानिवृत्ति के समय आपका मासिक वेतन 24,000 20,000 प्रति माह था। इस नई व्यवस्था के तहत आपको 12,500 की मासिक पेंशन मिलेगी। अगर आपका अंतिम वेतन 50,000 प्रति माह था तो आपकी पेंशन सीधे 25,000 प्रति माह होगी। और अगर आप एक उच्च वेतन भोगी कर्मचारी थे और आपका अंतिम वेतन 65,000 प्रति माह था तो आपको सीधे 32,500 की एक बहुत ही सम्मानजनक मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह एक गेम चेंजर है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने उच्च योगदान का जोखिम उठाया और अब उन्हें उसका फल एक सुरक्षित और सम्मानजनक वृद्धावस्था के रूप में मिलेगा। आगे का रास्ता इंतजार और उम्मीद। तो दोस्तों, यह है वह विस्तृत खाका जिसके आधार पर आपकी नई पेंशन तय की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, पेंशन की श्रेणियों का निर्धारण हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, यह लागू कब से होगा? यह 4 श्रेणियों वाली पेंशन व्यवस्था आपके बैंक खातों में कब से दिखनी शुरू होगी? इसका जवाब पूरी तरह से सरकार और ईपीएफओ की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ओर से रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन अब गेंद सरकार के पाले में है। उन्हें एक आधिकारिक और विस्तृत सर्कुलर जारी करना होगा जिसमें इन सभी नियमों और गणनाओं को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और एक निश्चित तारीख की घोषणा की जाएगी जब से यह नई पेंशन प्रणाली प्रभावी होगी।